बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज हम खरी बात करेंगे सिंध में कौम परस्त सियासत और कौम परस्त सियासत आपस में गुरूबंदी का शिकार। और सिंध इस कौम परस्त सियासत या एक हुकूमत की सिंध में मुसलसल हुकूमत 17 साल हो गए। सिंध तबाही के दहाने पे सिंध को क्या मिला क्या नहीं मिला, और सिंध के कौम परस्त सियासतदानों को क्यों किस वजह से सिंध के लोग पीछे धकेलते हुए ज़मीन में साइड लाइन लगाते जा रहे हैं, उसमें कौम परस्त सियासतदानों का कसूर है या कोई माशी प्रॉब्लम है या ग्रुपबंदी का जो आपस में इख्तलाफात का आपस में जो नफ़रत है उसकी कोई वजह है। इस पे आज हम खरी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल खालिक जूनियर साहब। अब्दुल खालिक जूनियर साहब GS सिंध महाज के मरकज़ी चेयरमैन हैं। जूनियर साहब, आपकी मेहरबानी कि आज आपने वक्त दिया। दूसरे हमारे मेहमान इलाही बख्श बकक मौजूद है, GS सिंध कौमी महाज के मरकज़ी रहनुमा है। इलाही बख्श साहब, आपकी मेहरबानी। सबसे पहले जूनियर साहब आपकी तरफ आऊँगा। सिंध की सियासत, कौम परस्त सियासत, गुरूबंदी का शिकार, आपस में लड़ाई, GS सिंध के नाम पे 10 ग्रुप, कोई इत्तेहाद नहीं, तहस्सुब परस्ती वाली सियासत है, आपस में कुर्सियों पे जंग है, लड़ाई है, एक ही नारा सिंध और 10 ग्रुप, ये अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियाँ, कोई बड़ी पार्टी, कोई छोटी पार्टी, कोई टांगा पार्टी, सब ने अपनी अपनी दुकान क्यों चलानी शुरू की? कौम परस्त सियासत कहाँ खड़ी है? यानी ये कौम परस्त सियासत एक टर्म करके इस्तेमाल करना यही गलत बात है। यही गलत बात है कि कौम परस्त, भाई जब कौम परस्त, उसमें मैं बाद में आता हूँ कि इतनी पार्टियाँ क्यों हैं। पहले ये कहता हूँ कि जब 5-7 पार्टियाँ अलग हैं, इसका मतलब है कि कोई फ़र्क होगा उनमें, और उनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 साल ज़िंदगी के दिए हैं, तो कोई सबब होगा, कोई वजह होगी। और ये कोई ऐसे सिर्फ सिंध में नहीं है, हर जगह। कश्मीर में आपको पता है कितनी जमायतें हैं, और कश्मीर की आबादी सिंध से 20% है। कि मेन 12 या 13 पार्टियां हैं कश्मीर में, और हर पार्टी के 2-3 ग्रुप हैं। फिर जो इक़्तिदारी पार्टियां हैं वो तमाम की तमाम पाकिस्तान की बात करते हैं। सब कहते हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको एक नाम से क्यों नहीं करते? पीपल्स पार्टी के काम आप नून लीग के खाते में क्यों नहीं डालते? नून लीग के काम आप तहरीक इंसाफ के खाते में क्यों? आप तो सब GS सिंध के नाम पे सियासत कर रहे हैं। नहीं, उनके अलग अलग है ना। GS सिंध है, लेकिन उसके साथ उनके अलग अलग नाम हैं, अलग पार्टियां हैं। मैं इलाही बख्श बकक की तरफ जाऊँगा। जी सर। सिंध में सियासत, अब्दुल खालिक जूनी जो जैसे कह रहे हैं कि कौम परस्त सियासत अलग है, नेशनल सियासत अलग है, और सब हम सिर्फ कौम परस्ती पे ही क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो इस कौम परस्त सियासत की सिंध की खास बात करें, हम किसी सूबे में हर जगह अलग अलग किस्म की कौम परस्ती है, जिसको आप जो भी नाम दें, अपनी सिंध की जो GS सिंध के नाम पे सियासत है उसमें ग्रुपबंदी क्यों है? देखिए, सिंध हमारे लिए मुक़द्दस है, सिंध हमारी माँ है, हमारे में कोई तासुब नहीं है। साईं GM सैयद ने इस मुल्क के लिए जदोजहद की। साईं GM सैयद ने सिंध असम्बली में करारदाद पास की। वो साईं GM सैयद जिन्ना के साथ रहे। जब इन्होंने, देखें आप, ये जो मुल्क का जो वजूद हुआ है 40 की करारदाद पे, आप जाके देखें लाहौर में इसमें क्या लिखा हुआ है। ये रियासत बंगाल, पंजाब, सिंध, उस वक्त बलूचिस्तान तो ख़ुद एक रियासत था अलहदा। तो उसके बाद हम सिंधियों के साथ क्या हुआ? फिर साईं GM सैयद 70 के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें उसके बाद जो साईं ने जो बात की है सिंध के लिए, उस पे हम सब यकीन है, हमारा सबका यकीन है, वो कौम परस्ती है। सिंध के वसाइल आप देखो, हमारे जजीरे जा रही है, हमारे ज़मीनें जा रही हैं, और हमारे आज अभी जो पानी का मसला है उस पे हम खड़े हुए हैं, जो आबादी हो रही है उस पे हम खड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि कौम परस्त वो है जो सिंध को धरती अपनी माँ समझता है, जो साईं GM सैयद को अपना रहबर समझता है, और सिंध के उसके आज़ादी के लिए जदोजहद, सिंध की आज़ादी के लिए जदोजहद करे। कौम परस्त खासकर सिंध की सियासत, सिंध की जो सियासत है उसका हतमा क्या नतीजा निकलेगा, और क्या आपकी जो सियासी जदोजहद है उसकी प्लानिंग क्या है, हतमा कि क्या जदोजहद है?
मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि कॉम्परस सियासत क्या होगी उसका मैं जवाब दूं, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि 5, 6, 7 जमातें हैं कॉम्परसी में, तो उन सब की तरफ से मैं जवाब नहीं दे मैं सकता। सिंध की सियासत का बात कर रहा हूँ। आप सिंध जवाब का जो ख्वाब है आप देख रहे हैं, उसका हतमा आप नतीजा तो क्या ये होगा? जो आप करें ना कि ये सिंध महाज सिंध की मुस्तकबिल या सिंध चलिए की आप खुद उसी पे बात कर लें, मुख्तारी, आप उसके उसी पे लिए बात कर क्या लें कि करता आपका है। ये सिंध हर एक जमात महाज का क्या अपनी, ख्वाब है? हाँ, ये सिंध महाज ये है उसका मौक़िफ़ कि 1947 में पाकिस्तान बना है। 47 से पहले पाकिस्तान का वजूद नहीं था, लेकिन सिंध थी, सिंध था 1000 साल से, पंजाब भी था, बलूचिस्तान भी था। तो पाकिस्तान को इन वहदतों ने बनाया है, कौमी वहदतें जो 1000 सालों से मौजूद थी, पाकिस्तान ने उसको नहीं बनाया। अब यहाँ ये हुआ है कि चूँकि उसके साथ नाम सेंटर लग गया तो लिहाजा सेंटर ज़्यादा मुक़द्दस हो गया, वो जो बात कहेगा वो कारगर होगी, और जो सिंध की बात करेगा या बलूचिस्तान की वो सूबायत है। भाई सूबायत कैसे है? ये तो कौमी वहदतें पहले से मौजूद हैं, उन्होंने उनको बनाया है। तो पहले दिन से पाकिस्तान बनने के साथ ही सिंध के साथ ज़्यादतियों का जब सिलसिला शुरू हुआ, कराची को अलग किया गया कि किसको ये इख्तियार था कि कराची अलग करे। फिर सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रोज़ाना गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। अगर कोई बड़ी गद्दारी पाकिस्तान में हुई है तो वो 1 यूनिट का क़याम था कि जिन वहदतों ने मरकज़ को बनाया, मरकज़ ने उनके वजूद को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? यही सबसे बड़ी गद्दारी है ना। जैसे इन्होंने कहा वहाँ पे लिखा हुआ है मीनार पाकिस्तान पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी मुल्क बनाने वाले जो यूनिट्स हैं, वहदतें हैं, वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होंगी। फिर आपने उनका वजूद ही ख़त्म कर दिया, और उसके बाद से जो कुछ आज तक हो रहा है, ज़मीनें हमारी जा रही हैं, हमारे वसाइल जा रहे हैं, पानी पे कब्ज़े हो रहे हैं। तो लिहाजा अब मैं ये समाज की बात कर रहा हूँ, कॉम्परस सियासत पूरी की नहीं। हम इस पर आए हैं कि अब बात होगी और होनी चाहिए उन बुनियादों पर जिन बुनियादों पर यह मुल्क बना था। एक मुआहदा है जिसके तहत हम इकट्ठे हुए हैं, और वो मुआहदा यही बताता है द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट शैल बी सॉवरेन एंड ऑटोनमस, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होंगी। अब उसी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं जिस बुनियाद पर हम इस मुल्क में शामिल हुए थे। इलाही मुहक्किक़ साहब, जुनेद साहब कह रहे हैं कि ये सिंध एक मुआहदे के तहत मिला। आपकी जो तहरीक है जी सिंध कौमी महाज, वो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान को मानती है या पाकिस्तान से अलहदगी की बात करती है, या आपका इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जब से ये मुल्क बना है, जब से इस मुल्क का वजूद हुआ है, हमारे सारे वसाइलों पे कब्ज़ा किया गया है। जैसे खालिद साहब ने बताया कि कराची को मरकज़ के हवाले किया गया। अब आप सुन रहे हो कि ये मुख्तलिफ तासुब परस्त लोग हैं जो कराची को सूबा बनाने की बात कर रहे हैं। सिंध असम्बली में ये बकवासें हो रही है। तो मसला ये है कि जब हमने अपने खुशी से साईं जीएम सैयद ने जिना के साथ जदोजहद करके ये मुल्क वजूद लाया, उसे हमें क्या मिला है? हमारी ज़मीनें, हमारे समंदर, हमारे जो कुछ भी आप देखें इस वक्त, देखें कराची की सिर्फ आप सूरत हाल देखें, कराची में कितनी धारियों की आबादकारी है। हमारे सारे वसाइल वो लेके जा रहे हैं, पेट्रोल हमारा, गैस हमारा, और तो चलो रेवेन्यू आप यहाँ सुपरा टूल प्लाजा से देखें ये कहाँ तक जाता है, सारा पैसा वहाँ जाता है। और सारा कारू झर का वो काटने के चक्कर में है। आज हमारे यूनिवर्सिटियाँ महफूज नहीं हैं, वहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं। आप पुलिस में जाके देख लें, आपको सिंधी कितने मिलेंगे? सारे पख्तूनख्वा के लोग आपको मिलेंगे। हम डोमिसाइल जाली, और तो और दूसरे सूबों के लोगों को यहाँ ला के, यहाँ से डिग्रियाँ दे के, यहाँ से डोमिसाइल दे के, और MPMA की सीट। इस हवाले से बहुत सारी आपसे खरी बातें करनी होंगी कि सिंध के साथ क्या हो रहा है, क्या वसाइल, सिंध का दुश्मन है या वाकई दूसरे सूबे इस पे कोई चीज़ें काबिज़ कर रहे हैं। मगर छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ खरी बात में अब्दुल खालिक जुनेद जो इलाही मुहक्किक़ मौजूद है। बहुत सारी खरी बात करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद।
खरी बात में हमारे साथ अब्दुल खालिक जुनेद जो इलाही बख्श मुकक मौजूद है। सिंध की कौम परस्त सियासत, सिंध की कौम परस्त जमायतें, इस हवाले से हमारी बात हो रही है। जुनेद साहब, आपसे पहले ब्रेक से पहले बहुत सारी बात हो रही थी, जीएम सैयद का क्या ख्वाब था कि सिंध अलग हो, जो आपने पहले ही बताया। क्या वाकई जीएम सैयद का जो ख़ानदान है वो तो कहता है तो इस तरह का कोई ख्वाब ही नहीं है, सिंध की अलहदगी की कोई जीएम सैयद ने बात ही नहीं की, तो फिर ये बात क्यों हो रही है? देखिए, जीएम सैयद की जदोजहद पाकिस्तान बनने के बाद से शुरू नहीं हुई है, उससे बहुत पहले से है। और वो पाकिस्तान के लिए पहली करारदाद पेश करते हुए मौजूद थे। जीएम सैयद की पहले से भी जो भी है, सिंध की आज़ाद खुद मुख्तार हैसियत के लिए उसने जदोजहद की है। उसके मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल किए हैं, ये एक अलग बात है। और जब उन्होंने 71 का जो कुछ हुआ बांग्लादेश की आज़ादी के बाद, नया पाकिस्तान कहा गया कि बन रहा है, तो यहाँ नई सियासत हुई, तो साईं जीएम सैयद ने जमात बनाई जीएसन महाज। मैं उस इजलास में भी मौजूद था 18 जून 1972 को। उसका जो प्रोग्राम रखा गया, सिंध की सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती आज़ादी। अब उसकी अमली शक्ल वो जदोजहद पर दारोमदार है, वो उसकी शक्ल उसी तरह से होगी। बेसिक हमारा ये है अब जीएसन महाज का कि जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना है उसी पर अमल होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर जो सूरत हाल होगी वो तो फिर वक्त बताएगा। आपके नज़रिए में और ये सिंध कौमी महाज के नज़रिए में फ़र्क क्या है? ये तो क्या वो आप अलग बताएंगे ना, मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ कि हमारी जमात का ये है, जीएसन कौमी महाज का क्या है वो बताएंगे। इलाही मुकक, आपकी दो जमायतें जैसे कि जीएसन महाज, जीएसन कौमी महाज, दो अलग जमायतें, दोनों के अलग चेयर में बैठे हुए आग जमात के रहनुमा हैं, तो ये एक ही नाम से दो लफ्ज़ एक मिक्स करके क्या हुआ? तो ये सियासत क्यों अलग हो रही है? सर, रहनुमा तो हमारा एक है, रहबर हमारा एक है। बाकी ये साईं जीएम सैयद की अपनी हयाती में ही, जब साईं जिंदा थे तो भी हमीदा खोड़ो या दूसरे ग्रुप थे। क्योंकि जैसे अब खालिक जुनेद साहब ने बताया कि बांग्लादेश में, जैसे फ़लस्तीन में, इससे ये होता है कि जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा जदोजहद होगी। इसमें सच्चाई होनी चाहिए। मैनिफेस्टो सबका एक ही है, साईं जीएम सैयद रहबर है। बाकी हर अपने तरीके से, अब खालिक जुनेद साहब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे जीएसन कौमी महाज वाले अपने तरीके से कर रहे हैं, इसी में दूसरे जीएसन महाज हैं। तो आप देखें, इस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल कम है, क्योंकि जितने ज़्यादा हैं तो ज़्यादा जद्दोजहद है। हमारा मकसद सिंध है। इस वक्त डाकू राज है, वो डाकू जो एक बंदे को लाइव करके आगे पैसे मांग रहा है, और उसको ना पुलिस पकड़ रही है, ना रियासत पकड़ रही है, ना फौज पकड़ रही है, और वहाँ के जो सरदार वडेरे उनसे हिस्सेदार है। तो आपने हमारा हालत ऐसी कर दी है कि एक तरफ एक डाकू राज कर दिया है। शहर में आपने ऐसे ऐसे दहशत, आपको याद नहीं है कि जो 88 वाला दहशतगर्दी वाला दौर, उसमें भी हमने उनके साथ मुकाबला किया, उन दहशतगर्दों को ख़त्म किया। आज फिर वो तासुब में, हर चीज़ में, अरे भाई अजरक हमारी एक सकाफत है, हम ठीक है, हम उसमें ये नहीं कह रहे कि जो आप अजरक की सकाफत की बात कर रहे हैं, तहजीब की बात कर रहे हैं, आज उस पर बड़ा तहसब की बात भी चल रही है, खास करके नंबर प्लेट पे। तो जुनेद साहब की तरफ मैं आऊँगा कि ये जो तहसब अजरक के नाम पे हुआ है, फिर आपस में आप बनते क्यों नहीं है, आप एक जगह बैठते क्यों नहीं है? एक ही साईं जीएम सैयद का नज़रिया, फिर आपस में बैठते नहीं क्यों नहीं? वजूहात हैं, उन वजूहात को देखा जाए। और अभी इतना वक्त गुजरा है, मतलब इस सिलसिले में एक बड़ा जो मरहला आया वो साईं जीएम सैयद की वफ़ात के बाद आया 1995 में। तो जीएसन में तोड़ फोड़ हुई, और उसी की साईं की वफ़ात के बाद ही जीएसन कौमी महाज नई जमात बनी। और उस वक्त का रिकॉर्ड मौजूद है, तो जिन दोस्तों ने वो की, हम उसमें शामिल नहीं हुए। कोई भी सियासी प्रोग्राम का फ़र्क वहाँ नहीं बताया गया। सिर्फ एक नुक्ता उन दोस्तों ने दिया कि अभी साईं जीएम सैयद का चूँकि इंतकाल हो गया है, लिहाजा अभी बस मुतहद होना है। भाई किन बुनियादों पर कोई प्रोग्राम, कोई नहीं प्रोग्राम पर वहाँ बात नहीं करनी, बस मुतहद होना है, अब सिंध के लिए ज़रूरत है, चलें भाई, उस बुनियाद पर हो गया। लेकिन फिर
2 साल बाद ही उसमें से अलग जमातें बनना शुरू हो गई। तो जो इत्तेहाद के नाम पर या JMZ के नाम पर एक जमात में शामिल हुए, उसमें से इस वक्त 8 जमातें काम कर रही हैं। तो इसका ज़रूर सिंधी कौम के सामने जवाब आना चाहिए कि जो यूनिटी के नाम पर जमात बनी थी और जो JMZ की बनाई हुई जमात, जो मैंने बताया JMZ की आखिरी बनाई हुई जमात JS महाज है, उसको तोड़ा गया। उसका एक बड़ा ऐसा करके कि बाबा अब बस मुत्तहद होना है, तो उस जमात को भी तोड़ा गया मुत्तहद होने पर। और फिर आपने उसमें से 8 जमातें बना दी। तो अब आप सभी कह रहे हैं कि हम JMZ का काम कर रहे हैं, तो वो 1 के बजाय 8 जमातें होने का जवाब तो आना चाहिए कौम के सामने ना, कि आपने तो कहा था कि अब मुत्तहद होना है। वही तो जो आप मांग रहे हैं। तो 8 से अब ग्रुप हैं तो उनके वजह ज़रूर आनी चाहिए, वरना अब अगर नहीं आएगी तो ये बात अब आने लगी है कि जो कुछ 95 में हुआ यूनिटी के नाम पर, वो असल में JS महाज को तोड़ने का ही मंसूबा था। JS महाज को तोड़ दिया। दूसरे साल के बाद से जो लीडर थे, जो उस जमात का, नई जमात का, JS महाज का लीडर बना, वो 4-5 साल के बाद उस पर संगीन इल्ज़ामात लगा के अलग जमात उसने जाके बना दी। तो भाई आप पहले सही थे या बाद में सही हैं, ये कौम के सामने ये जवाबात आने चाहिए। कौन जवाब देगा? आप सहाफ़ियों का है कि अब मैं ये तब आएगा जब आप हर एक को, मतलब वो साफ ही काम करेगा, आप खुद कुछ भी नहीं कहेंगे, सिंधी- कोई जवाब नहीं देंगे। मैं तो दे रहा हूँ ना, वो सिंधी में कहावत है ना कि हर बकरी 5 किले सां बद भी आ। इलाही बख्श बुक्के की तरफ जाऊंगा। इलाही बख्श बुक्के साहब, जैसे खालिद जुनैद साहब फरमा रहे हैं कि हर पार्टी अपना जवाब देगी। इस वक्त जो सिंध की सियासत है, ख़ास करके मुख्तलिफ जमायतें, कौम पर जमायतें सिंध की आवाज़ भी बन रही हैं, सिंध के वसाइल के हुकूक़ भी बात भी कर रही है, मगर बहुत सारी जमायतें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। सिर्फ आवाज़, एहतजाज, बैनर, जलसे, जुलूस, धरने वाली सियासत चल रही है। क्या इस सियासत के बाद सिंध की जो सियासत है जहाँ पे खड़ी है, क्या वो लावारिस यतीम है या वाकई कोई वारिस भी है? सर, सिंध की सियासत लावारिस नहीं है, सिंध की सियासत यतीम नहीं है, सिंध के वारिस हैं। अभी भी जी सिंध कौमी महाज शहीद बशीर खान कुरैशी की बात जद्दोजहद में है। आपको याद होगा 23 मार्च 2012 को सिंध की दिल कराची में लाखों की तादाद में पूरे सिंध से पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि लाखों लोग आए थे जिन्होंने जद्दोजहद की। उसके बाद फिर 2014 में 23 मार्च को वो एक रिकॉर्ड है जो कराची में प्रोग्राम किया गया। तो हम आज भी उसी मैदान में खड़े हुए हैं, उसी जद्दोजहद में खड़े हुए हैं, उस साईं GM सईद की जद्दोजहद, उस बशीर खान कुरैशी की जद्दोजहद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर इशू पे आपको जी सिंध कौमी महाज हमारे चेयरमैन सुनान खान नज़र आएंगे। अब बात रही कि जद्दोजहद के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। खालिद जुनैद साहब ने बताया कि भाई ये पार्टियाँ हैं, इतनी हैं, इनको तोड़ने के। देखिए, सबसे 95 में जो साईं का जो हमसे जुदाई का अल्लाह ताला उसको अच्छी जगह पे पहुंचाए, तो हम उस वक्त किसी को होश हवास नहीं था। सारे मिलके उस वक्त मैन थे अब्दुल वाहिद आरिसर साहब और बशीर खान कुरैशी जेल में थे, भाई साहब सब मौजूद थे। मुश्तरका तौर पर ये जी सिंध कौमी महाज बनाई गई, जिसमें जितनी भी पार्टियाँ थी उसमें से सारे लेके चेयरमैन अब्दुल वाहिद आरिसर को बनाया गया। होते हैं कोई, देखिए सियासी इख्तलाफात ये कोई नहीं होता है, किसी के अपने ज़ाती इख्तलाफात होने के बाद जाके कोई अलग होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम वहीं पे उसी जद्दोजहद में हैं। अब आपका एक सवाल जो अभी दोबारा मेरे से आपने वो नंबर प्लेट वाला किया था, जो देखिए नंबर प्लेटों की बात चल रही है तो सब इख्तलाफात, तनकीद चल रही है, उस पर आ रहा हूँ ना। देखिए, जो हमारे जो खालिद साहब ने बताया कि ज़्यादातर मीडिया का ही है। देखिए, 73 का जो आइन था उसमें सिंध में सरकारी ज़बान सिंधी, वो हालात चलते चलते फिर जब आप देखा कि लिसानी फसादात हुए, उस लसानी फसाद पे मैं अगर बात करूं कि लसानी फसादात की आप कॉम्प्रेस दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद कॉम्प्रेस तो ने लसानी फसादात में क्या किया? अपनी बात कंप्लीट करूं फिर नंबर प्लेट। देखें, मुल्क दुनिया में अभी सऊदी अरब का जो शहजादा है कहीं जाता है तो अपना वो चोगा पहन के जाता है, तो मुल्क का सदर आसफ जरदारी जब अपनी सिंधी टोपी पहन के जाता है, तो यही जंग जियो वाले शायद मसूद उस पर
एतराज़ करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद हमारी मीडिया और हमारे लोगों ने उसको एहतजाज करके आज देखें पूरी दुनिया में दिसंबर के पहले एतवार को हम शानदार तरीके से अपनी सकाफती ईद मनाते हैं। तो हमारे साथ जितना आप तासुब करोगे हमें फ़ायदा होगा। अब नंबर प्लेट वाली बात आ जाए, अब वो आफाक वहाँ बैठ के कह रहा है कि भाई अरे भाई तुम, हकीकत पसंदी ये है कि देखे मैं अगर कहूँ कि जीएम सैयद बशीर खान कुरैशी कुछ नहीं है तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। अपनी इन छोड़ के अब हमारे साथ सियासत का जो अपना कायर का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, वो सिंध का सिंधियों के साथ क्या करेगा। तो हम कहते हैं कि ये नंबर प्लेट वाली सियासत को अपने साइड में रखें, अजरक वाला। हाँ, हम सिंध हुकूमत पे ये कहते हैं कि उन लोगों को गरीबों का जो मुतालबा है जिस पे ये बात उठी है कि भाई नंबर प्लेट है मुफ्त में दी जाए, वो ये आपके चैनल के थ्रू मैं कह रहा हूँ कि बाकी उनका मुतालबा बिल्कुल सही है, नंबर प्लेट अजरक वाली होनी चाहिए लेकिन गरीबों में मुफ्त। इस पे हम बहुत सारी बातें करेंगे मगर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। नंबर प्लेट सबको मुफ्त मिलनी चाहिए और अजरक सिंध की तहजीब है, इस हवाले से बहुत सारी बात करेंगे मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में हमारे साथ अब्दुल खालिक जो इलाही बख्श मुहक्किक मौजूद हैं और बहुत सारी खरी बातें चल रही है। जुनेद साहब मुख्तसर बताएं कि सिंध का नौजवान जो कौमी तहरीकों में ज़्यादा हिस्सा लेता था आज वो लाताल्लुक़ हो गया है, आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये दोनों तरफ से पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम भी, एमक्यूएम कोई भी किसी भी नाम से हो, वो ये नस्ल परस्ती को जब उनकी सियासत डाउन होती है दोनों ही उसको इस्तेमाल करती हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के सियासी इक़्तिसादी मफादात को सब बेच दिया, सिंधी में कहते हैं भींग कर दी, बाकी उस पर पट्टी पे अदरक लगा के कहते हैं कि हम बड़े बन रहे हैं और उनको भी इसी पर है। तो ये आप तक अगर देखें तो जब भी कोई सर क्या कॉम्परस्तों ने पीस पार्टी तो भींग कर दी, कॉम्परस्तों ने सिंध को क्या दिया? संजीदा मसला जब आता है ना तो ये दोनों पार्टियां हैं, दोनों ग्रुप जो हैं वो इसको नस्ली मसले को इस्तेमाल करते रहे हैं, अभी भी वही सूरत हाल है उसको कर रहे हैं। दूसरा आपका था कि नौजवान क्यों उससे दूर है, तो मैं ये कहता हूँ कि नौजवान पहले से ज़्यादा अब कौमी जदोजहद में है और बहैसियत फ़िक्र बहैसियत सियासी सोच के कौम परस्ती पहले से ज़्यादा सिंध में मकबूल है, सिंध के गांव-गांव में है। ताज़ा तरीन उसकी मिसाल बबरलोह का जो धरना था उसकी, एक तो लाखों लोग वहाँ गए लेकिन जो नहीं थे सिजावल से जेके जेकब बात और गांव शहर गली गली में ये बात है। इसी पे मैं इलाही बख्श बुक्के की तरफ जाऊंगा कि बबरलोह का धरना, आप सब उस पर मौजूद, बड़ी आपकी भी सियासत रही, लीडिंग भी आप लोगों ने की, फिर अचानक के वकील और वकीलों की टीम और दूसरे लोग आप लोगों पे हावी क्यों हो गए? सर हम पे हावी नहीं हुए, ये आप सब तो वहाँ पे नजर नहीं आए, गुम हो गए सबकी आपकी सियासत चलाए आप लोगों ने, लीडर कोई दूसरे बन गए आपके? मौजूद थे, मैं वहाँ पे मौजूद था, हमारा पार्टी चेयरमैन वहाँ पे सब मौजूद थे, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन अमजद खान मैसर वहाँ मौजूद था। जितने दिन वहाँ बैठे रहे, कभी हमारे 2 दिन चेयरमैन साहब बैठे तो सीनियर वाइस चेयरमैन साहब बैठे, मैं भी 1 दिन जाके बैठा, तो कोई गायब नहीं रहे। लेकिन एक जो वकला, हम अभी भी उन पर कोई शक शुबा नहीं करते हैं, जद्दोजहद में गए थे, वहाँ बैठे रहे और उनको लोगों ने, और मैं कहता हूँ ये एक सिंध की बहुत बड़ी तारीख़ है कि लोगों ने वहाँ जो और औरतों ने अपने जेवर बेच के वहाँ ला के उनको नाश्ता कराया, किसी ने देगे दी, ऐसे गरीब लोग जिनके उस बात से तो मैं इनकार नहीं कर रहा, आप लोगों की बात कर रहा हूं। हमारी जदोजहद। और अभी आपने जो एक सवाल किया कि नौजवान, मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त सिंध का जो नौजवान है, आप देखो ना, अभी इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे जो दिसंबर में प्रोग्राम, आपको कुल्हाड़ी वाला झंडा लेके नौजवान खड़ा होगा। इस वक्त आपको बताऊं कि हमारी नौजवान 18 से 15 साल के एज के जो लड़के हैं वो आज पूरी कौम पर सियासत से में शामिल है और वो जद्दोजहद में भी है। आप देखें कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है आपको वो नौजवान और कुल्हाड़ी वाले झंडे के साथ। सिंध की सियासत में खुद सिंधी कौम परस्त जहाँ जो हुकूमत में बैठे हुए वो लोग वडेरे, या सिंध का असल दुश्मन है कौन? असल मसला तो ये रियासती निज़ाम है
वो तो आप पहले बता चुके हैं, मैं दुश्मन की बात कर रहा हूँ मुख्तसर। लेकिन यहाँ का सिंध का जो वडेरा पीर मीर जागीरदार है वो भी सिंध का दुश्मन है, बिल्कुल मैं उनको भी सिंध का दुश्मन समझता हूं। अपने कौम पर सियासतदानों को नहीं कहेंगे जो माल कमा के वडेरे भी बन गए, बहुत सारे आपकी पार्टियों के मुख्तलिफ आपके दोस्त जो थे पहले बाजी में वो अलग अलग जमायतें बना के बैठे, उनको जो वडेरे बन गए उनको भी नहीं कहेंगे। हमारा दोस्त कभी कोई वडेरा नहीं रहा, न सिर्फ हमारा नहीं रहा, लेकिन साईं जेम्स ने भी जब से ये सियासत की, मैंने कहा जब उन्होंने नए पाकिस्तान में जीएस माज बना के 72 के बाद, उसके बाद आप देख लें उनकी ज़िंदगी तक एक भी वडेरा उनकी जदोजहद में नहीं था, न ही हमारे नज़दीक कोई आया है, न हम। मैं जीएस माज की बात कर रहा हूँ, हम वडेरों को, ये वडेरे जागीरदार जो हैं ये सिर्फ अभी के नहीं, इनकी फितरत है, हमेशा हुक्मरानों के, अंग्रेज़ था तो ये अंग्रेज़ के थे वफ़ादार थे, मुग़ल थे तो मुग़लों के वफ़ादार थे। पाकिस्तान बनने के बाद आप देखें फ़ौजी हुकूमत होती है तो यही ख़ानदान होते हैं, सिविलियन होती है तो यही होते हैं, पीपल्स पार्टी होती है तो वही ख़ानदान। इसी पे मैं जाऊँगा बुकिक साहब, जीएस के नाम पे बहुत सारी जमायतें, उनके लीडर माल कमाने की फैक्ट्रियाँ, कल के कंगले आज अरबपति बन गए, ये पैसा कौम पर सियासती में कहाँ से आ रहा है? सर ये आप उनसे पूछे जो अरबपति बन आप भी बता सकते हैं उनके लिए नाम देखा ना, मसला कोई डर तो नहीं लगता आपको? आप तो मैं आपके पास बैठा हूँ, मेरे सीनियर खाले के जूने जो मैं स्कूल ज़माने से लेके उस जीएसएन मास में था, जब जीएसएन मास के बाद कौमी मास बना है, मेरे वही घर है, मेरे पास वही 52 जो मॉडल वाली जीप है अभी तक है। ये आपको बताऊं, जो अब माल बनाने वाले वो कौम परस्त है, ना जीएसएन से उनका कोई ताल्लुक है, वो एक है ब्लैकमेलर। अभी आप देखें मेरे साथ जाएं, हमारे पार्टी चेयरमैन बशीर खान कुरैशी के बाद अब उसका जो बेटा चेयरमैन सुनान खान है, आप चलें गुलशन हदीद में घर उनका देखें, वहाँ के जो लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके पास क्या है। और जो माल बनाने वाले कौम परस्त है उसका ना साईं जीएम से कोई ताल्लुक है, ना कोई जीएसएन से ताल्लुक है, उसको आप भी मालखोर समझते हैं, हम मालखोर। उसका ताल्लुक ऊपर जो बैठे हुए लोगों से है, जो ये रियासत चलाते हैं, वो कौम परस्ती के नाम पे उन लोगों ने उनको छोड़ा हुआ है कि भाई जाओ आप भी खाओ हमें भी खिलाओ। आप लोगों ने, अरे नहीं सर, मुख्तसर में बात करिए कि आप लोगों ने जिस तरह अपनी कौम परस्त सियासत को सख्त किस्म की सियासत कर दी है, इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं है, अपने मौक़े पे डटे रहना है, क्या इससे आप लोगों की सियासत ख़त्म तो नहीं होती जा रही, या दफन तो नहीं होती जा रही कि सॉफ्ट सियासत जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही? पहले तो मैं ये कहूँगा कि बस एक ही जुमले में कि ये जो दौलत आई है कौम परस्ती के नाम पर, इसकी छानबीन, इस पर गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए। अब ये ढकी छुपी बात नहीं है कि कौम परस्त सियासत के ज़रिए लोगों ने दौलत जमा की है, अब किसने कितनी की है, किस ज़रिए से, ये अब होनी चाहिए। आप दोस्तों सबसे मैं कहता हूँ। दूसरी बात ये कि इलेक्शन की, फिर भी मैं जीएस माज का नुक्ते निगाह बताऊँगा, सबका नहीं। हमारा पहले से ये है कि जैसे कुछ और दोस्तों का है कि बाबा इलेक्शन हराम है और जो इलेक्शन लड़ेगा वो तो कौम परस्त नहीं है। इलेक्शन लड़ना न लड़ना एक नज़रियाती मसला नहीं है, हता कि ये हिकमत अमली का भी मसला नहीं है। ये ट्रैक्टर कभी इलेक्शन में जमात हिस्सा लेती है, कभी नहीं लेती है। तो हम जीएस महाज उसूली तौर पर इलेक्शन को हराम नहीं समझता। इलेक्शन भी हम एक ज़रिया समझते हैं अपनी जद्दोजहद को, आवाज़ को उठाने का। लेकिन साथ ही हम ये भी कहते हैं, उन लोगों को भी गलत समझते हैं जो कहते हैं कि हुकूक सिर्फ़ असेंबली के ज़रिए ही मिलेंगे। असेंबलियों ने तो अभी तक सिंध की जो भींग हुई है वो असेंबलियों ने की है। तो अगर सिंध के अवाम हम इस सूरत में आ सकें कि हम अपने पाँव पर इलेक्शन लड़ सकते हैं तो लड़नी ज़रूर चाहिए। बाकी जो सिंध को लूटने वाले वडेरे जागीरदार हैं उनके साथ मिलके इलेक्शन जीतें और फिर कहें कि हम वहाँ जाके सिंध के हुकूक की बात करेंगे, तो ये एक मजाक है। इलाही भाई बकक मैं आपकी तरफ आऊँगा। बहुत सारी जीएसएन के नाम पे ऐसी तहरीकें भी चल रही है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान दुश्मनी की बात कर रहे हैं, और उनका एजेंडा, उनके लीडर पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? क्या नौजवानों को गलत राह पर नहीं लगाया जा रहा? सर मुल्क से बाहर चाहे कोई भी बैठ के बात कर रहा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
फिर नौजवानों को जो देखें, मसला गलत ये राह है, पे लगाया वो जा रहा नौजवानों है को जीएसएफ के मरवा नाम रहे पे, तो हैं, क्या है वो उस सिंध कुल्हाड़ी के के झंडे नाम को पे- लेके, आप ही के वो- झंडे को लेके वो देखें, पुल दुश्मनी की देखो, बात कर हमारा रहे हैं। झंडा तो हर कोई लेता है। नहीं, मैं बात बताऊं, जैसे अभी आपने बताया कि माल जो लोगों ने बनाया है, यही झंडा इस्तेमाल करके अब हम हमारी पार्टियों में आते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं और ऐसे नारे लगाते हैं जो हमारे चेयरमैन साहब उनको हम भगाते हैं। देखिए, मसला ये कि झंडा लेके ये जो बाहर मुल्कों में बैठ के दूसरे मुल्कों से फंड लेके जो खुद करोड़पति बन के यहाँ कारकुनों को मरवाते, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी पुरअमन अदम तशद्दुद वाली जद्दोजहद है जो साईं जीएम सैयद ने जद्दोजहद की है, उसी अदम तशद्दुद जद्दोजहद पे हम लोग अमल कर रहे हैं और हमारी पार्टी शहीद बशीर खान से लेके अभी तक हम उसी जद्दोजहद में चल रहे हैं। आपने देखा होगा 23 मार्च 2012 को जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, 23 मार्च 2014 को जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें लाखों की तादाद में लोग थे, लेकिन एक ज़रा सा भी कोई किसी को पत्थर तक नहीं लगा। ये हमारी जद्दोजहद है, ये हमारी जद्दोजहद जारी अब्दुल खालिक जी ने जो जद्दोजहद जारी है, मगर उस जद्दोजहद में आपकी पार्टी और बहुत सारी पार्टियाँ वहीं की वहीं खड़ी हैं जहाँ से आपने 40-50 साल पहले जवानी से सफ़र किया। एक नौजवान हैंडसम लड़का सियासत कर रहा है, आज वही सियासत वहीं की वहीं खड़ी है। तो आपको लग रहा है कि ये 40 साल आपका जो 45 साल का बड़ा सियासी सफ़र है को वहीं की वहीं खड़ा रह गया, ये कोई आपकी पॉलिटिकल नाकामी है, या इसको कौम की तरफ से कहेंगे कि कौम ने आपके साथ धोखा किया, या आपने खुद कौम के साथ कोई ऐसा नुकसान कर डाला, उनका टाइम ख़राब किया? मैं न कौम का मतलब है मेजॉरिटी अवाम की, न उन पे कोई शिकायत है कि उन्होंने नहीं किया, और हमने क्या किया है उसकी मैं सफाई नहीं करूंगा, वो सामने है। और मज़ीद आप जैसे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो इसकी मज़ीद छानबीन करें कि किसने क्या किया है। बाकी नेशनलिस्ट सियासत सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, मैंने जैसे कहा इलेक्शन भी एक हिस्सा है, लेकिन इस वक्त भुट्टो साहब, मैं यकीन से कहता हूँ, इस वक्त सिंध की जो बात होती है, हत्ता कि पीपल्स पार्टी जो सिंध के मफादात बेचती है, वो भी ये कहने पर मजबूर है कि हम सिंध के मफादात के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और मजहबी जमातें जो सिंध का अलग वजूद वैसे तस्लीम भी नहीं करती, लेकिन सिंध में सियासत के लिए सिंध के हुकूक का नारा लगाती हैं, तो ये साबित करता है कि कौमी तहरीक आगे बढ़ी है। मैंने कहा सियासी नज़रियाती तौर पर वो आगे बढ़ी है। जिसको सिंध में सियासत करनी है, सिंध के हुकूक की बात करने पर वो मजबूर है, ये बड़ी है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कम अज़ कम अपने लिए तो, कि उसके लिए सियासत को कामयाबी तक ले जाने के लिए एक वसी मुनज़्ज़म जमात होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो हम नहीं बना सके हैं। इसी पे इलाही बशबुकी की तरफ भी जाऊंगा कि सियासत के लिए एक बड़ी मजबूत जमायत होनी चाहिए। सियासत के लिए वो सियासी जमायत सिंध में नहीं बन सकी जिसका दूसरी जमायतें फ़ायदा ले रही है, वडेरे हो, सरदार हो, पीर हो, सब ले रहे। आपकी जमायत क्या आने वाले वक्त में ये सिंध कौमी महाज ऐसा कोई प्लान कर रही है जिससे सिंध की सियासत मुनज़्ज़म हो, या आपकी सियासत वही की वही नौजवानों का ग्रुप साथ लगे रहेगा, नारा लगता रहेगा, और ये नारेबाजी कब तक चलेगी? सर, हमारी अल्लाह की मेहरबानी से मजबूत जमात है और हमारी पार्टी क़यादत माशाल्लाह मजबूत है। अभी भी हमारे पार्टी के जो यूनिट्स में पूरे सिंध में, सिंध की दिल कराची में यूनिट्स की इलेक्शन हो रही है, और मैं कहता हूं कि इस वक्त पूरी सिंध में वाहिद हमारी पार्टी है जिसके पास कारकुन है, जिसके पास लोग हैं, जिसके पार्टी चेयरमैन की एक आवाज़ पे पूरे सिंध बाहर आ जाती है। तो इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहूँ। हाँ, ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन जीएसएम कौमी महाज जो हमारे चेयरमैन जो शहीद बशीर खान कुरैशी की जो क़यादत में, जो अब उसका माशाल्लाह बेटा सुनान खान है, उसकी हमारी जद्दोजहद है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। हमारी तमाम मजबूत जमात है और उससे कोई नहीं कि हाँ कुछ खामियां हैं, वो सब में होती है, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला सिंध की निजात और सिंध के जितने भी गज़ब के हुकूक है, इसके लिए ये सिंध कौमी महाज तमाम। मेहरबानी, आप दोनों मेहमानों की मेहरबानी। हमारे साथ खरी बात में अब्दुल खालिक जुनेजो और इलाही बशबुक दोनों मौजूद थे। सिंध की कौम पर सियासत क्या वो यतीमी का शिकार है, लावारिस हो चुकी है, और ग्रुपबंदी का शिकार क्यों हुई है, और सिंध एक ही जमायत के पास 17 साल से हुकूमत करते हुए सिंध को क्या मिला,
क्या नहीं मिला, कौम परस्त सियासत कहाँ खड़ी है, आगे क्या करेगी, इस पर बहुत सारे सवालात और सीधी और खरी बात हमने की है। आने वाले प्रोग्राम में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।